और आज एक वाकया हुआ जिसका जिक्र करना मैं समझती हूं कि बहुत जरूरी है। ऊधमपुर में भाजपा के विधायक हैं आरएस पठानिया। मतलब इतना अपमान वर्दी का, सिंदूर का, सियासत ऑपरेशन सिंदूर पर काफी नहीं थी, पूर्ण विराम नहीं लगेगा, ये बोलते जाएंगे, भाजपा के नेता बोलते जाएंगे। तो ये आरएस पठानिया जी आते हैं और मीडिया को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वायुसेना नालायक है। इसलिए नालायक है कि ऊधमपुर एयरबेस पर जब पाकिस्तान हमला कर रहा था तो वायुसेना सो रही थी और अपनी नालायकी में वो हमला हो जाने दिया। बकायदा मीडिया से बोलते हैं और कहते हैं, धमकी देते हैं वायुसेना को कि वायुसेना के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया कि आपकी नालायकी में तो यहां ऊधमपुर एयरबेस पर इतनी घटना घट गई। मोदी जी चुप हैं, मोदी जी को सांप सूंघ गया है, मोदी जी के मुंह में दही जमा हुआ है, मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। तो अगर सेना के नाम पर वोट बटोरना है तो वो पुलवामा हो या पहलगांव, शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, सियासत होगी, चेहरे चमकाए जाएंगे, पूजा की जाएगी सेना की। और जब नहीं जरूरत है तो ठेंगे पे रखा जाएगा, अपमान किया जाएगा। और वो देवड़ा जी को नहीं भूल सकते, उन्होंने तो कह दिया पूरा देश, पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मोदी जी तो और खुश हो गए होंगे, चलो ठीक है अभी कुछ नहीं बोलूंगा, 2-4 लोग और ऐसे ही मेरे बारे में बोले। बहुत गंभीर मुद्दा है ये, और इसीलिए मीडिया के साथी तो दिखाएंगे ही, मैं मुखातिब होना चाहती हूं इस देश की महिलाओं से, अपनी बहनों से, माओं से, नारी शक्ति से। और मैं कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ तो अभी यहाँ पर आप सुन रहे थे रागिनी नायक को, और रागिनी नायक कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, उनको आपने सुना। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये कि देखिए आप कैसे लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो किस तरह से सेना का लगातार अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ताजा मामला है, उधमपुर के से विधायक है, उधमपुर ईस्ट से विधायक हैं रणवीर सिंह पठानिया। उन्होंने जिस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि सेना की जो बड़ी कार्रवाई थी उस पर उसको नालायकी उन्होंने बताया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो एयरफोर्स के जवान थे वो सोए हुए थे, नालायकी होगी इनकी, ये सोए होंगे, कसूर इन लोगों का है, हमारा नहीं है, हम लोगों ने तो इनको पलकों पर बिठाया। ये उधमपुर एयरबेस जो है उसको लेकर, वहां के जो सैन्य अधिकारी या जवान थे उनको लेकर ये ओछी टिप्पणी की गई है बीजेपी के नेता से। इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और पूरे सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया में अब ये क्लिप वायरल है। अब पठानिया जी जो हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने तो बल्कि इसकी शुरुआत भारत माता की जय के नारे लगाकर की थी। तो वैसे ही जैसे तमाम नेताओं ने अब तक जो बयान दिए हैं बीजेपी के, वो अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी भी उनको बचाती हुई नजर आ रही है। विजय शाह से लेकर उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और इसी तरह के जो तमाम बेहुदा बयान दिए गए हैं, अब तक आप सोचिए कि ना तो किसी का इस्तीफा लिया गया है, ना ही पार्टी की तरफ से कोई भी कार्रवाई की गई है, और ये बेशर्मी है भारतीय जनता पार्टी की। सोचिए, इसका 1% भी कांग्रेस के या विपक्ष के किसी नेता ने कह दिया होता तो अब तक किस तरह का बवाल खड़ा हो गया होता। मैं आपको सुनवाना चाहती हूं कि क्या कुछ कहा गया है रणवीर सिंह पठानिया की तरफ से। उससे पहले जो और नेताओं ने भी कहा है वो भी एक रिकैप आप कर लें, सुनिए आप जरा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सत्य ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ, नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं, हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। तो सुन लिया आपने कि हमने तो इनको यहाँ पर पलकों बिठाया, सो गए होंगे, इनकी नालायकी है। सोचिए आप, सेना के लिए ये बयान ये लोग दे रहे हैं। इन्हें एक दिन अगर बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए तो इनको पता चल जाएगा
कि कितनी इनकी बहादुरी है और किस तरह से इस सेना के शौर्य पर इस तरह के सवाल उठा सकते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी घूम घूम कर इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं। कभी आज वो बिहार में, उससे पहले बंगाल में थे, उससे पहले आपको पता है कि कैसे और दूसरी जगहों पर जाकर वो ऑपरेशन, गुजरात में थे 2 दिन, ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय पूरी तरीके से खुद लेते हुए नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने वो कर दिखाया है और अब ये पहले जैसा भारत नहीं है, ये अब बदल चुका है, ये नया भारत है, ये तमाम चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस सिंदूर की डिब्बियां हैं वो घर घर भारतीय जनता पार्टी पहुंचाएगी। सोचिए आप, क्या इससे ओछी भी कोई राजनीति की जा सकती है? सिंदूर का मतलब क्या है? शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनकी सरकार को पता ही नहीं है कि सिंदूर किसको भेजा जाता है, कैसे, किसके नाम का लगाया जाता है, किस लिए सुहागनें इसका इस्तेमाल करती हैं, ये सब शायद उनको मालूम नहीं है, इसीलिए वो घर घर सिंदूर पहुंचा रहे। अब सरकार के नाम का क्या ये सिंदूर अपनी मांग में भरेंगी सुहागनें? देखिए आप, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेना ने जो कार्रवाई की उस पर कैसे राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं, जिसका फायदा आने वाले राज्यों के चुनाव में लिया जाए, इसका एक डेस्परेशन जो है वो सीधे तौर पर नजर आता है। आपको ये पता ही है कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो अलग अलग देशों की यात्रा पर निकला हुआ है। उस पर भी बड़े सवाल हैं कि आखिर किससे मिला जा रहा है, क्या बातें कही जा रही हैं, इससे क्या हासिल हो रहा है, किससे मिलकर आप क्या कह रहे हैं। बहुत सारी चीजों पर ये सवाल है कि इससे क्या हासिल किया जा रहा है और क्यों भेजा गया है, ये भी सवाल है। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा जिस एक शख्स का नाम लिया जा रहा है या जो एक शख्स सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है वो है कांग्रेस के नेता, कद्दावर नेता शशि थरूर। शशि थरूर ने पहले जो बयान दिए उससे साफ तौर पर लगा कि अरे ये तो जो बयान दे रहे हैं उससे तो मोदी सरकार पर ही ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वो मोदी के और बीजेपी की आंखों का तारा फिलहाल बने हुए थे। लेकिन फिलहाल उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 2016 में उरी और 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकवादियों को ये समझ आ गया कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार ये हुआ कि जब भारत ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की। ये उन्होंने कहा है 2016 और 2019 का उन्होंने यहाँ पर हवाला दिया है। बस इतना कहना था शशि थरूर का। पूरी कांग्रेस जो है वो फिलहाल उन्हीं को कटघरे में इसलिए खड़ा कर रही है क्योंकि एक तरह से उन्होंने सच नहीं बोला है, यहाँ पर उन्होंने झूठ का सहारा लिया है, ये कहना है कांग्रेस का। क्योंकि अब लोगों को ये पता चल रहा है कि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान यूपीए 1, यूपीए 2 के दौरान दरअसल 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं और इसकी बात अब वो मीडिया करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उसको सवाल उठाने कांग्रेस पर कि क्या आपने झूठ बोला था। लेकिन असल में शशि थरूर ने कांग्रेस की ही मदद की है क्योंकि इससे लोगों के सामने ये तमाम चीजें एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई हैं कि मोदी जी जो 56 इंच की बात करते थे उस वक्त भी 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन उन सर्जिकल स्ट्राइक का इस तरह से राजनीतिकरण या राजनीतिक फायदा नहीं उठाया गया था। पवन खेड़ा से लेकर और तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, अब ट्विटर पर उन्होंने एक तरह से अब शशि थरूर की ही जो किताब है जो उन्होंने लिखी थी पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, उसका उन्होंने जिक्र किया है जिसमें उन्होंने ये बताया था कि मोदी सरकार पर सेना का राजनीतिकरण करने का आरोप उन्होंने लगाया था और इसको ट्वीट किया है पवन खेड़ा ने। तो आखिर शशि थरूर इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या वो बीजेपी में जाएंगे? क्या वो कांग्रेस को छोड़ देंगे? बीजेपी में जाएंगे तो क्या उनको विदेश मंत्री बना दिया जाएगा? अगर विदेश मंत्री बनाएंगे तो क्या ये बताने की कोशिश है कि एस जयशंकर जो है नाकाम साबित हुए हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो फिर क्या और दूसरे लोगों पर सवाल नहीं उठेंगे? सवाल ये भी है कि जब शशि थरूर को अगर कोई पोजीशन देंगे तो क्या पोजीशन वो दे सकते हैं और क्या जो शशि थरूर की छवि है पूरी, जिस तरह की उनकी इमेज है, उन्हें ईसाई भी, उन्हें मुसलमान भी, उन्हें सब लोग जो है वो वोट करते हैं, उनकी पूरी सियासत ही भारतीय जनता पार्टी के इतर है, तो क्या वो बीजेपी में चले जाएंगे? ये लोगों के जहन में सवाल है। या फिर कांग्रेस उनको कुछ इस तरह से कोई पोजीशन आगे दे सकती है, कुछ इस तरह से बड़ा उनको दे सकती है? क्या राहुल गांधी इसमें इंटरवीन करेंगे? क्या प्रियंका गांधी इसमें इंटरवीन करेंगी? ये तमाम सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को लेकर आइए। मेरे साथ दशकों का पत्रकारिता का
अनुभव है और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लगातार बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। उमाकांत लखेड़ा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उमाकांत जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और तथ्यों पर आधारित अपनी बातों को रखने वाले सिद्धार्थ शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ जी, आपका भी स्वागत कार्यक्रम में। उमाकांत जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जो बड़बोले ये नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये लगातार इस तरह की ओछी घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या जनता को ये समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ तो आप तिरंगा यात्रा निकालते हैं, उसका कोई असर नहीं होता, फिर आप खुद ही निकल पड़ते हैं यात्राओं पर, फिर सिंदूर घर घर बांटने की बात करते हैं और उसके बीच आपके नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो आखिर ऑपरेशन सिंदूर से इन्हें हासिल क्या करना है, इसको लेकर भी आपको नहीं लगता कि एक कंफ्यूजन है? देखिए, कंफ्यूजन हम लोगों को हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनका दो तरह की बातें होती हैं। एक तो देश हित का मुद्दा होता है कि देश के हित के लिए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज अच्छी नहीं है, और बीजेपी को देश हित से कोई लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल आपको बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूं। उनका केवल वोट हित से मतलब है। वोट किससे मिलते हैं, कैसे वो पोलराइज करें, कैसे वो जाति धर्म के नाम पर वोट्स को पोलराइज करके उसका फायदा उठा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मकसद उसी में होता है। और इसीलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई काम करती है या कोई किसी भी तरह की अनायास कोई घटना घटती है, तो उसमें उसके अंदर एक नायाब बुद्धि है कि वो उसमें वोट पॉलिटिक्स ढूंढ लेती है। और इसीलिए जो ये आपदा में अवसर, जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर टेंशन हुई, उसमें उसको भी उनको एक आपदा में अवसर का मौका मिला, क्योंकि पहलगाम में जो कम से कम चार आतंकवादी बताए जाते हैं पाकिस्तान से आए थे, उनके पास चीनी सैटेलाइट फोन थे, ये इन्हीं के लोगों ने बोला। कोई बाहर का आदमी नहीं आया, कोई बर्मा या नाइजीरिया से कोई नहीं आया बोलने के लिए। इन्होंने बताया, इन्हीं की एजेंसीज ने कहा कि ये जो चार आतंकवादी थे ये पाकिस्तान से आए थे। तो सवाल ये है कि वो पाकिस्तान से आए थे और 400 किलोमीटर दूर है पहलगाम बॉर्डर से। तो पहलगाम जो जगह है जहां उन्होंने 26 लोगों बेकसूर लोगों को मारा, वो बॉर्डर से 400 300 400 किलोमीटर की रेंज पे है। तो सवाल ये है कि कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं था, वो बॉर्डर से नहीं आए थे कि भाग के आए और फिर भाग करके बॉर्डर चले गए वापस। तो ये सबसे बड़ा फेलियर है। ये होम मिनिस्ट्री का, इंटेलिजेंस का, जो भी इनका जो होम मिनिस्ट्री का जो फेलियर है, वो टोटल इनका फेलियर है। तो अपने फेलियर को छिपाने के लिए, उस पर पर्दादारी करने के लिए, पर्दा डालने के लिए ये इस तरह की डाइवर्जन टैक्टिक्स के मास्टर है। ये इनका जो गुजरात मॉडल है वो डाइवर्जन टैक्टिक्स का ही मास्टर है। वहीं से सारी टैक्टिक्स होते हैं। जैसे कि मोदी जी को 2002 के दंगों के बाद बीबीसी ने उनका इंटरव्यू किया था और उनको कहा था कि आपका क्या फेलियर है, ये आपको क्या लग रहा है कि क्या आप कुछ बेहतर कर सकते थे कि इतने लोग ना मारे जाते। तो मोदी जी ने बेबाकी से उसका जवाब दिया, कहा कि हाँ मेरा एक फेलियर है, मैं मीडिया मैनेज नहीं कर पाया। मतलब मीडिया उस समय जो सच छाप रहा था, इनकी करतूतों को एक्सपोज कर रहा था गुजरात दंगों में, तो उसको मैं मीडिया मैनेजमेंट नहीं कर पाया। तो मतलब मीडिया में वो खबरें छपती रही, सच छपता रहा, मैं सच को छिपा नहीं पाया। तो ऐसे ही इनका ये फॉर्मूला, इसको सेम फॉर्मूला यहाँ भी लागू कर रहे हैं कि चूंकि ये सच नहीं छिपा पा रहे हैं, जो वहां पहलगाम में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो जड़ है, जो मूल है, मूल बात है, उस पर पर्दा डालने के लिए तमाम तरह के डाइवर्ट करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो इन्होंने, जो मैं इनको चालबाजी कहूंगा, ये बड़ा क्रूरता का इन्होंने एक परिचय दिया है कि जो महिलाएं विधवा हुई हैं या जिनके भाई या जिनके पिताजी या जो भी है उनके जो हमेशा के लिए चले गए उनके पास से, उनकी महिलाओं का सिंदूर पूछ गया। तो उन महिलाओं के साथ, उन महिलाओं के पास जो 26 महिलाएं हैं, क्या उनके पास इनके लोग, ये खुद इन्होंने कोई उनको रोजगार का या जिनके कमाने वाले चले गए उसके बारे में कुछ नहीं किया। उसके बाद ये सेना के नाम पर, सेना के सौदे के नाम पर इतनी बेशर्मी मैंने आज तक नहीं देखी कि देश के
क्रेडिट में जो बातें जानी चाहिए, सेना ने तो देश के लिए काम किया था। सेना ने कोई भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थोड़ी है सेना, तो भारतीय जनता पार्टी के फंड से सेना को तनख्वाह थोड़ी जाती है। सेना को जो सैलरी जाती है, जो खर्च सेना पर हो रहा है, वो भारत के जो कोष है, भारत का जो बजट है, उस बजट से सेना को खर्च होता है। और उसको लेकर के इन्होंने इस तरह का डाइवर्जन टैक्टिक्स किया, बड़ी शर्मनाक ढंग से जगह जगह बोला जा रहा है, जगह जगह जा रहे हैं। यहाँ गुजरात गए तो वडोदरा में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को बुला दिया, कलेक्टर ने फोन किया। तो कलेक्टर को तो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से तो ही कोई ये थोड़ी मिला है कि उनको कोई ट्रेनिंग मिली हो कि जब इस तरह की बात हो जाए तो आप जो है जो आर्मी के परिवार के लोगों को आप बुलाएं। और ये तो मोदी का जो फंक्शन था, जो रोड शो था, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम था। ये इसका कोई लेना देना देश से नहीं था। देश से क्या लेना देना, बीजेपी के प्रोग्राम से बीजेपी के, देश की जनता का क्या लेना देना। लेकिन बड़ी बेशर्मी से हो रहा है। और जहां तक जो इनका सिंदूर घर घर पहुंचाने का मामला है, मुझे लग रहा है कि ये एक डिजास्टर है। ये मुंह की खाएंगे लोग, इसका बहुत बुरा मान रहे हैं, इसका बहुत प्रतिक्रिया हो रही है ग्रास रूट लेवल पर, क्योंकि ये डंडा झंडा लेकर के ये दुष्प्रचार करते हैं, कम्युनल फ्लेयर अप कर रहे हैं, कम्युनल ढंग से इसको पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये बेसिकली एक सांप्रदायिक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जो उनका परंपरागत एजेंडा हर तरह से वो अपनाते हैं, वही इस बार भी अपनाने जा रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। जी जी बिल्कुल। और मैं सोच रही थी कि जिन औरतों ने, जिनको आप वीरांगना भी कह सकते हैं, जिन औरतों ने अपना सुहाग जिनका छिन गया, जिन 26 पुरुषों की जो जान चली गई, जो शहीद हुए, आप क्या उनके घर भी सिंदूर लेकर जाएंगे? ये क्या उनके साथ एक तरह का न्याय नहीं है कि एक तरफ उनका सिंदूर उनका हमेशा उनके माथे से पुछ गया और दूसरी तरफ आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सेलिब्रेट करते हुए आप इस सिंदूर घर घर तक पहुंचाएंगे, हर उन लोगों तक पहुंचाएंगे, महिलाओं को देंगे। ये सिंदूर तो महिलाएं अपने पतियों के नाम का अपनी मांग में लगाती हैं, इस सरकार के नाम का क्या आप सिंदूर लगाएंगी? ये देखिए, मतलब एक किस तरह की एक ओछी घटिया राजनीति है, और बीजेपी किस हद तक, किस निचले स्तर तक जा सकती है, ये उसके वो सबूत है, प्रमाण है, जो बार बार देखने के लिए मिल रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आप कैसे इसको देख रहे हैं? ये बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है और बीजेपी की ओछी राजनीति भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कैसे देखते हैं आप इस सबको? जी बिल्कुल सीधी सी बात है कि सबसे ज्यादा सवाल वही बच्चा करता है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है, जो खुद भ्रमित रहता है। तो भाजपा पिछले 10 साल से सरकार में है, उसे जवाब देना है, पर सबसे ज्यादा सवाल अगर भाजपा ही करती है तो इसका मतलब खुद भाजपा भ्रमित है। जैसे आपने दिखाया, कभी कोई भाजपा का आदमी आ जाता है, कोई भाजपा का नेता आ जाता है और कहता है कि सेना नतमस्तक है, कोई आके बोल देता है कि हम कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार की बात करने लग जाता है। आज तो किसी ने और यहाँ तक आगे चले गए कि वायुसेना तक की गुणवत्ता पर उन्होंने सवाल कर दिया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा तो सत्ता में है, सवाल का जवाब तो उसको देना है। वही अगर सवाल कर रही है, इसका मतलब ही है कि भाजपा खुद ही भ्रमित है, भाजपा खुद ही इतनी कंफ्यूज है कि उसे पता नहीं है कि उसे क्या करना है। और दूसरी बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिस तरह से लखेड़ा जी ने भी कहा कि समर्थकों के लिए भाजपा ही भारत है, जबकि भारतीयों के लिए भाजपा भी भारत में है। तो यही ही और भी का फर्क है भाजपाइयों में और भारतीयों में। भाजपा के लिए भाजपा ही भारत है, भारत के अन्य लोगों के लिए भाजपा भी भारत में है। ये और भी का जो अंतर है, ये सबसे प्रमुख है कि बाकी भारत में हमें ध्यान में रखना है, 2024 में जो चुनाव हुए थे उसमें भारत के 140 करोड़ लोगों में से भाजपा को केवल 23 करोड़ लोगों ने वोट किया था। मतलब 117 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं किया था। वो 117 करोड़ लोगों के लिए भारत पहले है, और भारत में एक भाजपा नाम की पार्टी भी है। लेकिन जो भाजपा के समर्थक है 23 करोड़ लोग, उनके लिए भाजपा पर पहले है, भारत बाद में है। इसीलिए तो आप सेना को भी किसी के सामने नतमस्तक कर देते हैं, आप वायुसेना पर भी तो सवाल कर देते हैं।
वही वायुसेना है जिसने कि 7 तारीख को पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। वही तो वायुसेना है जिसने 10 मई को 10:30 बजे कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि अखंड भारत और पीओके दोनों को तो उन्होंने भारतीय सेना ने मुट्ठी में ले लिया था। तो वो जो भारतीय सेना जो आपके लिए पाकिस्तान को पस्त कर देती है, उस पर सवालिया निशान लगाने वाले ये कौन होते हैं? इसका मतलब ही है कि भाजपा खुद भी भ्रमित है और जैसे लखेड़ा जी ने कहा, वो डाइवर्ट करने के लिए इतने सवाल दूसरे के ऊपर कर दो कि सामने वाला आपसे सवाल का जवाब कम मांगे, आप ही के सवाल में उलझा रहे। इस तरह की बात होती है। दूसरी बात आपने बहुत गंभीर उठाई कि शशि थरूर जी के मामले में जो शशि थरूर जी जो गए हुए हैं विदेश प्रतिनिधिमंडल में, तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि राजनेता अलग होता है और राजनयिक अलग होता है। राजनेता पॉलिटिशियन होता है, राजनयिक डिप्लोमेट होता है। शशि थरूर राजनीति में बाद में आए, उससे पहले वो डिप्लोमेट थे। 2009 में वो कांग्रेस में आए, लेकिन उससे पहले वो यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल थे। न्यूयॉर्क में जहां पर 200 देशों के राजनयिक बैठते हैं, वहां पर वो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल थे। आईपीएल में भले एक दूसरे के खिलाफ खेलें, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं तो दोनों साथ मिलकर इंग्लैंड को हराते हैं। तो राजनयिक जो होता है वो राजनेता नहीं होता। राजनेता के सामने एक मजबूरी होती है, उसका एक उद्देश्य होता है कि अवसरवादी बनना पड़ता है और अल्पकाल में किसी तरह से सामने वाले के वोट को अपने डिब्बे में डलवाने के लिए कुछ भी सही गलत सच झूठ बोलो, ताकि कम से कम झांसे में सामने वाला मेरे जुमले में आ जाए और वोट मुझे पड़ जाए। तो जो राजनेता होता है उसका उद्देश्य अल्पकालिक होता है, अवसरवादी होता है। लेकिन जो राजनयिक होता है, जो डिप्लोमेट होता है, उसका काम क्योंकि विदेशों में हमारे देश का नाम रोशन करना होता है, इसीलिए वो दीर्घकालीन दोस्ती गांठने के लिए उसे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है, उस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करता है। और मेरे ख्याल से शशि थरूर जी इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठ जाता है कि भारत सरकार ने ये जो प्रतिनिधि मंडल को भेजा है, कम से कम इस प्रतिनिधि मंडल को उस देश के जो शीर्ष राजनेता हैं या शीर्ष नीतिगत संस्थाएं हैं, उनसे भी मिलवाना था। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि वहां पर ये लोग जाके किन्हीं शीर्ष नेताओं से मिल पाए हैं। वो तो भारत सरकार को करना था। अब विराट कोहली क्या करेगा? आप इंग्लैंड के साथ मैच खिलवाइएगा तो इंग्लैंड के साथ खेलेगा, जिम्बाब्वे के साथ खिलवाइएगा तो जिम्बाब्वे के साथ खेलेगा। वो तो बीसीसीआई को सोचना है। तो भारत सरकार को थोड़ा ये सोचना चाहिए था कि इतना अच्छा प्रतिनिधि मंडल अगर आप भेज रहे हैं और उसमें विपक्ष के लोग भी हैं और अपनी बात को इतने ढंग से रखने वाले लोग हैं शशि थरूर जैसे, तो उनको केवल न्यूयॉर्क में जाके या वाशिंगटन में जाके भारतीय दूतावास में बैठ के अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को अपनी बात रखने के बदले अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के सामने, अमेरिका के नीतिगत संस्थाओं के सामने अपनी बात रखने का मौका दिलवाना चाहिए था। वो मेरे ख्याल से भारत सरकार की चूक हो गई। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये प्रतिनिधि मंडल में शशि थरूर राजनयिक बन के बात कर रहे हैं, राजनेता बन के बात नहीं कर रहे हैं। भारत का नाम रोशन करना है और वो ढंग से रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो वहां पर क्या बोल रहे हैं उसमें आप नुक्ताचीनी थोड़ी बहुत करते रहिए तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो भारत की बात को अच्छे से रख रहे हैं। और तीसरा बहुत मजेदार बात आपने कही कि सुनते हैं कि भाजपा ऑपरेशन सिंदूर की डिबिया घर घर में बांटने वाली है। तो जैसे एक सीधी सी बात है, मेरे घर में 3 महिलाएं हैं। एक मेरी माताजी हैं 85 साल की, एक मेरी पत्नी है और एक मेरी बेटी है, वो भी वयस्क है। तो मान लीजिए भाजपा वाले मेरे घर में सिंदूर लेके आएंगे तो मेरी माताजी को कैसे देंगे, क्योंकि मेरे पिताजी तो 24 साल पहले गुजर गए। दूसरा, वो मेरी बेटी को कैसे देंगे, क्योंकि उसकी शादी ही नहीं हुई है। तीसरा, अगर वो मेरी पत्नी को देंगे तो मेरी पत्नी तो उस पर आपत्ति ले लेगी कि मेरा ये सिंदूर तो मेरे पति देने वाले हैं, आप देने वाले कौन होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि सिंदूर पति देता है, कोई पार्टी नहीं देती। माता यशोदा जी को प्रधान जी दे सकते हैं, लेकिन बाकी किसी महिला को नहीं दे सकते। इसीलिए ये देने जाएंगे तो ये पूरी तरह से गलत भी हो जाएगा। देश की बहुत खास करके हिंदू महिलाएं इस मामले में काफी आपत्ति ले लेती हैं। और खास करके आप अगर दक्षिण भारत में जाइए तो दक्षिण भारत में हमें पता है कि शादीशुदा महिलाएं भी होती हैं, तो वहां पर सिंदूर का प्रचलन नहीं है। तो सिंदूर का जो प्रचलन है वो केवल और केवल उत्तर भारत के, जिसको गंगा यमुनी तहजीब हम कहते हैं, वहां पर उस क्षेत्र में सिंदूर चलता है। उसमें भी केवल शादीशुदा महिलाओं के बीच में चलता है।
तो ये सिंदूर की डिबिया ले जाएंगे तो जो शादीशुदा नहीं है उसको क्या देंगे? या जिसकी, जैसा आपने कहा कि पहलगाम में जो 26 महिलाएं बेचारे उनके पति मर गए तो उनके घर में थोड़े सिंदूर दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भाजपा को आने वाले समय में ये सिंदूर का डिबिया बांटने वाला जो ये अगर किसी तरह की इस तरह की वो हरकत करेंगे तो मेरे ख्याल से उनके लिए उल्टा पड़ेगा। ये ऐसी चीज नहीं है कि इसको हल्के में लिया जाए। सिंदूर एक ऐसी चीज है जो कि पति ही देता है, पार्टी का दिया हुआ सिंदूर काम नहीं आता है। मेरे ख्याल से बुशरा जी अगले सेगमेंट में बात करेंगे। लखेड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी मैं देख रही थी कि क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में थे प्रधानमंत्री और अब बिहार में हैं, तो वहां पर अब ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीतिक होली जो है वो खेल रहे हैं। ये पलटवार किया है ममता बनर्जी ने, क्योंकि ममता बनर्जी को लेकर कटघरे में उन्होंने खड़ा किया था। आप ये देखिए कि कैसे एक तरह से लगातार एक ऐसे रथ पर बीजेपी सवार है जहां उसको या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार है। वो तो एक पार्टी है, लेकिन मैं सरकार की बात कर रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वो प्रचार करने में यकीन करते हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो तब भी उनके जहन में सिर्फ चुनाव है, उससे पहले हो तब भी वो चुनाव है, यानी कि हर आपदा में अवसर ढूंढना, यही है भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार की असली राजनीति। लेकिन सवाल ये उठ रहा है उमाकांत जी कि शशि थरूर को चेहरा बनाकर बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है? क्या बीजेपी उनको कुछ देगी, कोई पोजीशन देगी? क्या उनको विदेश मंत्री बनाएगी? अगर ऐसा करती है तो जैसे मैंने कहा था कि क्या एस जयशंकर की नाकामी साबित होगी इससे, तो ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठेंगे और फिर दूसरे लोगों का भी फिर आप इस्तीफा लीजिए। सवाल ये उठता है क्या केरल में उनको चेहरा बनाएंगे? सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी कौन सी पोजीशन उनको ऑफर की जाएगी कि वो कांग्रेस को छोड़ दें, और अगर कांग्रेस को नहीं छोड़ते हैं तो कांग्रेस में रहकर उन्हें अपनी ही सरकार पर क्यों वो सवाल खड़ा कर रहे हैं? ये कैसा लोकतंत्र है? क्या ऐसी कोई हिमाकत वो बीजेपी में रहते कर सकते थे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रतिनिधि मंडल भेजे गए हैं विदेशों में, वो उसको भेजने का कोई औचित्य नहीं था। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये सरकार 11 साल से इस देश में काबिज है, सत्ता में है, और बिना किसी रोक के, बेरोक टोक के लोग सरकार चला रहे हैं। पॉलिसी मेकिंग में जब पॉलिसी मेकिंग होती है या देश की चिंता के जो विषय हैं उस पर संसद के भीतर चर्चा होती है, तो इनका विपक्ष के प्रति या मीडिया के प्रति या जो मुद्दे हैं उनके प्रति इनका कोई सम्मान नहीं है। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, पार्लियामेंट के अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है मीडिया को। जिसको क्या बताऊं मैं, क्या किस रूप में ये इस्तेमाल करते हैं, क्या रिस्पेक्ट इनके मीडिया के प्रति, जीरो। तो इसलिए ये लोकतांत्रिक लोग है नहीं, इनका ना संसद के प्रति ये चाहते हैं ना कि ये हर चीज इनकी गुलामी में रहे, अपोजिशन भी इनकी गुलामी करे। इस तरह देश का माहौल खड़ा कर दिया है कि अपोजिशन को भी गुलाम बनाया। अगर सपोज करो अपोजिशन को इन्होंने ऑफर किया कि नहीं विदेशों में जाना चाहिए, वो बेसिकली क्या है कि अपोजिशन अटैक करता, हमले करता, इनकी पोल खोलता, तो इन्होंने कहा कि उसको डाइवर्ट करो। अब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहीं देख लीजिए ना कि इनकी विपक्ष के प्रति क्या रिस्पेक्ट है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जिस दिन 25 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग हुई, 22 तारीख को हमला हुआ और 25 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग, 24 या 25 को ऑल पार्टी मीटिंग हुई, और ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं गए। मैंने जो 26, 33, 35 साल से पार्लियामेंट देखी, और बड़े बड़े जब इश्यू आए, राष्ट्रीय चिंता के जो विषयों पर आए, तो प्रधानमंत्री सबसे पहले उस हॉल में बैठकर जाकर के अपनी कुर्सी पर बैठे और उन्होंने देश के सारे दलों से बोला कि देखिए हम राजनीतिक विरोधी हैं एक दूसरे के, लेकिन देखिए इस समय राष्ट्रीय संकट है, आपका सहयोग चाहिए। तो प्रधानमंत्री कहाँ थे? पहले दिन तो प्रधानमंत्री चले गए बिहार में रैली सपोर्ट करने, और अगले दिन फिल्मों का कोई एबीपी की या कोई ऐसा प्रोग्राम था जो टोटल इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन प्रोग्राम था, जिसका कोई औचित्य देश के इंटरेस्ट से कोई औचित्य नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताएं क्या है? कोई प्राथमिकताएं इनकी नहीं है। तो जो शशि थरूर को भेजा गया, एक बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि शशि थरूर पहले राजनयिक थे, वो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे यूएन में, बाद में सेक्रेटरी जनरल का चुनाव हार गए,
और फिर वापस वो सक्रिय राजनीति में आए। उन्होंने कहा कि देखिए मैं अपने देश के लिए राजनीति करूंगा, देश की सेवा करूंगा, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन आज का जो मौका है, आज का मौका ये है कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर, मोदी सरकार की फेलियर, मोदी सरकार का समर्थन के मुद्दे पर ऑपरेशन सिंदूर जो भी किया, राहुल गांधी और ऑल पार्टी मीटिंग में बहुत क्लियरली बोला कि हम लोग सरकार के साथ हैं। सरकार जो कदम उठाना चाहे, हमला करना चाहे, बदला लेना चाहे, सरकार को फ्री हैंड है हमारी तरफ से, हम सरकार के साथ हैं। तो उसके बाद और कांग्रेस पार्टी की भी अपनी नीति है, अपनी पॉलिसीज है, तो कांग्रेस पार्टी का एक अपना इंटरनल डिसिप्लिन का मॉड्यूल है। तो ऐसा लगता है कि शशि थरूर इस चीज को भूल गए हैं और उनके फोकस में इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, राजनयिक पृष्ठभूमि होने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो ये भूल गए हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं और जो पार्टी का जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ते हुए वो ऐसी उलझुल बातें, विवादास्पद बातें, कांग्रेस पार्टी को एम्ब्रेस करने वाली बातें, अपमानित करने वाली बातें, और भविष्य में देखो टूर तो 4 दिन का है, टूर तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर तो वापस ही आना है ना। अगले महीने जुलाई में 1 महीने बाद जो है सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का, सरकार से जवाब मांगे जाएंगे। तो क्या शशि थरूर सरकार से जवाब नहीं मांगेंगे? और वहां शशि थरूर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? 2016 में इन्होंने उड़ी पर क्या बोला था, इन्होंने किताब में क्या लिखा था? तो इस तरह के सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि चूंकि केरल की पॉलिटिक्स पे शशि थरूर की नजर है और उनको वो चाहते हैं कि अगला जो चुनाव हो रहा है तो उनको वहां मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाए। तो इस तरह की जो ब्लैकमेल की जो पॉलिटिक्स है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में चलती है। आप विद्वान होंगे, आप स्पेशलिस्ट होंगे, लेकिन आप पार्टी के एक सिपाही हैं, पार्टी के एक सदस्य हैं, पार्टी के एक सांसद हैं। उस डिसिप्लिन को अगर आप तोड़ेंगे तो उसका बहुत असर पार्टी के भीतर पड़ेगा और बाहर पड़ेगा। तो इसका बहुत, मेरी केरला में बात होती रहती है, केरला में बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि केरला में कोई अपने क्षेत्र को लेकर के, क्षेत्र को छोड़ के, तीनों अनंतपुरम को छोड़ के बाकी जगह शशि थरूर का कोई आधार नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी को जिता सके। और कांग्रेस पार्टी, कोई शशि थरूर जब एमपी बने और कांग्रेस ज्वाइन की तब थोड़ी कांग्रेस पार्टी पैदा हुई है, ये तो 140-150 साल हो गए उसको। तो इस तरह के तमाम तरह के सवाल है जिसमें मुझे लगता है कि मेरे एक सवाल इससे जुड़ा ये है कि आपको याद होगा कि सचिन पायलट का बिल्कुल एकदम ये तय हो गया था कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद प्रियंका गांधी ने इंटरवीन किया और इंटरवीन करके इस मामले को एक तरह से निपटाया और फिर सचिन पायलट जो हैं वो जाहिर सी बात है मुख्य चेहरा थे और अभी भी हैं। क्या आपको लगता है कि क्योंकि वायनाड से प्रियंका गांधी जो हैं वो अब एमपी हैं, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि केरला में वो भी कमान संभालती हुई नजर आएंगी, तो क्या आपको लगता है कि जो खटास पूरी पैदा हो गई है शशि थरूर और कांग्रेस के बीच में, और इतनी हो गई है कि एक तरह की एक वॉर ट्विटर पे छिड़ गई है और लगातार एक वीडियो की बाढ़ सी आ गई है जहां ये सिद्ध करने की सिर्फ कोशिश है, ये बताने की कोशिश, जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी करेगी कि कैसे अलग अलग मौकों पर यूपीए 1 यूपीए 2 में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई और उनके प्रूफ्स जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं ताकि रिबटल जो है वो दिए जा सके। क्या आपको लगता है प्रियंका इंटरवीन कर सकती है, या आपको लगता है राहुल गांधी इसमें इंटरवीन करेंगे, या आपको लगता है कि ये ऑलरेडी हो रहा होगा? नहीं, देखिए मैं ये सचिन पायलट का केस बिल्कुल दूसरा था। सचिन पायलट का केस जो है कांग्रेस पार्टी का भीतरी, राजस्थान से जुड़ा हुआ एक स्टेट के भीतर का मामला था, और शशि थरूर का मामला थोड़ा एक्सपेंड कर गया ये, और ये बूमरिंग कर गया ये, मतलब क्योंकि कूटनीति, देश की सुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी की जो बांटने की पॉलिटिक्स है, समाज को तोड़ने की पॉलिटिक्स है, उसकी सांप्रदायिक राजनीति है, उसके खिलाफ व्यापक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो मुहिम है कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की है, उस मुहिम में ये शशि थरूर ने एक किस्म से कील ठोकी है। और मुझे लग रहा है कि कुल मिलाकर के वो बड़े, क्योंकि उसका कहने का तरीका बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, लिखे पढ़े हैं,
शब्दों की जगलरीज, अंग्रेजी शब्दों की जगलरीज उनके पास है। तो मुझे लग रहा है कि उनको कोई सद्बुद्धि आएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जो सेकुलर पार्टी है, जो देश की आजादी के आंदोलन का इतिहास का हिस्सा है, और एक पार्टी जो जुमा जुमा 1980 में पैदा हुई है, उस पार्टी के साथ वो एसोसिएट होंगे जो केवल केवल कम्युनल पॉलिटिक्स जिसका एक आधार है, और उसके बाहर वो सोचती नहीं है, वो पोलराइज करती है, और चुनाव जीतने के लिए उनके लोग किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और किस तरह के मंद बुद्धि के लोग और किस तरह से समाज को बांटने वाले एमपी, एमएलए, मिनिस्टर इनके हैं, और किस तरह के उलझुल बयान देते हैं, क्या शशि थरूर जैसे लिखे पढ़े आदमी को शोभा देगा कि वो इस तरह के अनपढ़ जमात के बीच में जाकर के अपने पॉलिटिक्स करे? कौन सुनने वाला है उनकी बात? वहां कौन कौन सुनेगा? कूटनीति क्या है, डिप्लोमेसी क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज क्या है, कौन सुनने वाला है? कोई तवज्जो देने वाला है? कौन तवज्जो देने वाला है? और ऐसे मौके पर जब प्रधानमंत्री का सितारा नीचे की ओर है, जो उन्होंने पीक हासिल करनी थी वो कर चुके हैं, और अब तो उनके जाने का वक्त आ गया है, वो विदाई की मांगे उठने वाली है। 17 सितंबर 3 में 2 महीने 2.5 महीने बाद आने वाला है। तो लोग कहेंगे, आरएसएस भी कहेगी कि भाई अब आप जो है 75 साल पूरे हो गए, अब आप देश के हित में और पार्टी के हित में संन्यास लेकर के अपना शेष जीवन आप शांतिपूर्ण से कहीं हिमालय में बिताइए। तो ऐसे व्यक्ति के जिनके सितारे डूब रहे हैं, ऐसी पार्टी जिनके सांप्रदायिक राजनीति के सितारे डूब रहे हैं, ऐसी पार्टी के साथ शशि थरूर करेंगे क्या जाकर के वहां? ऐसा मेरा कहना है। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्या कहेंगे और किस तरह की पॉलिटिक्स वो करेंगे, क्योंकि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी है, जिस बिना पर वो पार्टी पूरी बनी है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट सियासत जो है वो शशि थरूर करते रहे हैं। उनकी जो रिस्पेक्ट है देश विदेश में, जो उनका नाम है, वो इसी वजह से है। और इसीलिए एक ऐसे राज्य केरल जहां से वो आते हैं, वहां से वो एमपी हैं और लगातार बनते आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार उनका मार्जिन बहुत कम हो गया था, लेकिन महत्वाकांक्षाएं उनकी बहुत ज्यादा हैं। और ये भी इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है, और इसमें गुरेज नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में भी उनको अंडर यूज जो है वो किया गया है, ये भी साफ तौर पर दिखता है, और वो उनकी कुलबुलाहट सामने निकल कर आती है। लेकिन सिद्धार्थ जी, मैं फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर अगर लौटूं तो हमने देखा कि जब लोग इंतजार कर रहे थे कि किसी बड़े कोई फैसले का ऐलान जो है वो किया जाएगा, तब हमने देखा कि जातीय जनगणना जो है उसका ऐलान कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा था तो सीज फायर कर दी गई, और उसको लेकर भी अलग अलग दावे कि पाकिस्तान ने हमसे कहा, हमने इसलिए कर दिया, ट्रंप ने कहा कि नहीं भाई, मैंने मेरे कहने पे कहा, मेरे धमकाने पर किया गया है। फिर उसके बाद हमने देखा कि तिरंगा यात्रा आनन फानन में निकाली गई, वो फ्लॉप हो गई। फिर मोदी जी निकल पड़े यात्राओं पर, अब उसका भी कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इस बीच ऐलान कर दिया गया कि चलो डिब्बियां लेकर घर घर पहुंचा जाए, सिंदूर बांटा जाए, वो भी बैकलैश करता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर जो पुलवामा के बाद जो राष्ट्रवाद की पूरी लहर देखने के लिए जो मिली थी, वो पहलगाम के बाद पूरी तरीके से मिसिंग है। और बीजेपी को ये लगता है कि उसे वैसी ही कामयाबी हासिल हो, इसके लिए वो तमाम हथकंडे अपना रही है। आखिर वो हासिल क्या करना चाह रही है? आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है, आज बिहार में ही है, देखना ये भी होगा कि वहां जाके बोलते क्या हैं। रोटी खा लो चैन से वरना गोली खानी पड़ेगी, इससे आगे का कोई डायलॉग बोलेंगे, नसों में खून की जगह सिंदूर, ये डायलॉग तो हो गया, अब आगे का क्या डायलॉग होगा, इंतजार रहेगा। जी, भाजपा के साथ में लोगों को एक गलतफहमी है कि भाजपा कोई एक क्या कहते हैं, विचारधारा वाली पार्टी है। भाजपा विचारधारा वाली पार्टी नहीं है, भाजपा एक अवसरवादी पार्टी है। वो बहुत सारे विचार को एक ही बार हवा में फेंक देती है। बहुत सारे मतलब तीर नहीं तो तुक्का, सही कहते हैं ना कि बहुत सारा तीर फेंक दो, कोई ना कोई एक तुक्का लग जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर भाजपा 1991-92 में हमें पता है उसने राम मंदिर का आंदोलन किया था, लेकिन 1996 में जिस समय वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाना था उसको, तब उसने स्पष्ट रूप से कहा कि हम अयोध्या मसले को, मंदिर मसले को हम ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। कोई विचारधारा की पार्टी अपने मुख्य विचार को ठंडे बस्ते में कैसे डाल सकती है? तो भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि वो हमेशा विरोधाभासी चरित्र लेके चलती है। वो एक तरफ तो कहती है कि उसको कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, लेकिन वो असल में उसका टारगेट में हमेशा रहता है क्षेत्रीय दल।
पहले वो क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके राज्यों में सत्ता में आती है, जैसे ही सत्ता में आती है उस क्षेत्रीय दल को निगल जाती है या तो उसको तोड़ देती है, जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा। तो भाजपा के साथ दिक्कत नहीं है। भाजपा के साथ खासियत यह है कि वो एक साथ कई रूप में मल्टीपल रोल में आने की कोशिश करती है, लेकिन होता यह है, हिंदी में कहावत है कि दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। आप अगर दो नाव पर एक साथ सवारी कर रहे हैं तो जब तक पानी ठहरा हुआ है तब तक तो ठीक है, लेकिन दो धारा अगर दोनों तरफ खींचने लगे तो आपके पैर इतने चौड़े हो जाएंगे कि आप बीच में पानी में गिर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर इस चीज को समीक्षक के नाते में ठीक से समझ पा रहे हैं हम, तो पहलगाम होने के बाद से भाजपा एक बहुत बड़े धर्म संकट में है, क्योंकि पार्टी के नाते हमें पता है कि भाजपा बहुत आक्रामक होती है, वो क्रेडिट लूटती है, वो किसी भी चीज का खूब ज्यादा प्रचार करती है, हर चीज को अपने हिस्से में अपने क्रेडिट में लेने की कोशिश करती है। ये भाजपा का पार्टी के नाते चरित्र है और ये चरित्र अभी तक गया हुआ नहीं है, क्योंकि भाजपा पार्टी है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा एक सरकार भी है और सरकार के नाते मेरे ख्याल से पहलगाम के बाद दो तीन चीजें ऐसी हुई जो कि मुझे लग रहा है कि भाजपा को सरकार के नाते अपनी कमियों का एहसास हो गया है, और वो क्योंकि कमियों का एहसास हो गया है इसीलिए पहलगाम का जवाब उसने कहा कि हम सेना को आउटसोर्स कर देंगे। उसने सीज फायर कर लिया। अब सीज फायर, मुझे बताइए कि भाजपा जिसका नारा ही है कि अखंड भारत हमारा है, पीओके हमारा है, और जिस सेना ने पीओके और अखंड भारत दोनों को मुट्ठी में कर लिया था, उस पीओके को इन्होंने किसी दूसरे के दबाव में छोड़ कैसे दिया? इसका मतलब सरकार के नाते भाजपा को कुछ न कुछ अपनी सीमाओं का एहसास हो गया है। तीसरा, दुनिया भर में इन्होंने तो पिछले 10 साल में 210 बार विदेश में गए, 73 देशों में गए, हर जगह तो यही डंका पीटा कि मैं विश्व गुरु हूं, मैं ही विश्व गुरु हूं। आज ऐसी स्थिति क्यों आ गई है कि आपको विपक्ष के लोगों को पकड़ना पड़ रहा है, उसमें भी मुसलमानों को खास करके लेना पड़ रहा है और दुनिया भर में भेजना पड़ रहा है कि भैया मैं तो नहीं डंका बजा सका विश्व गुरु का, तुम कम से कम जाके हमारी इज्जत, भारत की इज्जत बचा लो। इसका मतलब ही है कि भाजपा एक धर्म संकट में है। पार्टी के नाते वो बहुत आक्रामक है, वो दूसरों का क्रेडिट छीनने की कोशिश करती है, अपना प्रचार बहुत ज्यादा करती है, लेकिन सरकार के नाते मेरे ख्याल से उसको कुछ अपनी सीमाओं का एहसास हो गया है। वो बहुत ज्यादा रक्षात्मक हो गई है। वो रक्षात्मक इतनी हो गई है कि पहलगाम जैसा 7 तारीख से 10 तारीख तक जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब भारत के प्रधान जी जो हर छोटी बात पर रात में 8 बजे टीवी पर आ जाते हैं, कभी वो लॉकडाउन घोषणा करने के लिए आ जाते हैं, कभी नोटबंदी के लिए आ जाते हैं, कुछ नहीं होता है तो इतवार को हमारे बच्चों को परीक्षा पे चर्चा करने के लिए आ जाते हैं। तो जिसको टीवी पर आने का इतना शौक है, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम, भाजपा के एक भी नेता 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो वो टीवी पर से नदारद क्यों रहे? इसका मतलब ही है कि भाजपा को सरकार के नाते कुछ ना कुछ अपनी कमजोरी का एहसास हो गया है। लेकिन भाजपा पार्टी के नाते बहुत आक्रामक है, सरकार के नाते बहुत रक्षात्मक है। मेरे ख्याल से ये दो नाव दो दिशा में खींच रही है और ये भाजपा को आने वाले समय में बहुत रोचक रहेगा, बहुत दिलचस्प रहेगा ये देखना कि एक तरफ आक्रामक है, दूसरे तरफ रक्षात्मक है। ये दोनों को किस तरह से वो बैलेंस कर पाएगी? मेरे ख्याल से शायद आने वाले समय में बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि सीज फायर एक इतना बड़ा मुद्दा था बुशरा जी की भाजपा जब से बनी है, जब भाजपा बनी थी उससे पहले जनसंघ हो या जनसंघ से भी पहले जो हिंदू महासभा हो, उनका पहले से कहना है, उनका एक नारा है अखंड भारत हमारा है, उनका ये नारा है कि पीओके हमारा है। तो जब 10 तारीख को 10:30 बजे कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने ये बता दिया कि हमने पाकिस्तान को स्कर्दू से लेकर कराची तक इतनी बमबारी कर दी है कि पाकिस्तान पस्त हो गया है, तो जो चीज आपके हाथ में आ गई थी पीओके और अखंड भारत, आपने उसको जाने क्यों दिया? आपने सीज फायर क्यों माना? कर्ण ने तो अर्जुन ने तो जिस समय कर्ण कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता हूं, मेरा चक्का फंस गया है, तो उसने तो वाण चलाना छोड़ा नहीं, उसने तो तीर चलाया। रावण घायल हो गया तो राम तो चुप होके नहीं बैठ गए, उन्होंने आगे का कदम उठाया। तो जिस समय पाकिस्तान पस्त हो गया था, अखंड भारत और पीओके दोनों हाथ में था। ये दोनों नारे किसी और के नहीं, भाजपा के ही हैं।
वो चीज जब हाथ में थी तब उन्होंने जाने क्यों दिया? तो मेरे ख्याल से ये भाजपा की रक्षात्मक नीति और आक्रामक रवैया, उसके तेवर भले आक्रामक हो लेकिन उसके 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 जो कारगुजारियां हैं वो बहुत रक्षात्मक है। इसीलिए मेरे ख्याल से वो बैलेंस करना आने वाले समय में उनको बहुत मुश्किल होने वाला है। लोग जी, ये समझ बिल्कुल, गए, सच प्याज की बात है। परत, कहने का तात्पर्य है कि प्याज की सारी परतें खुल गई हैं। जी बिल्कुल, सारी परतें खुल गई। बहुत संक्षेप में एक लाइन में उमाकांत जी, अगर प्रधानमंत्री बार बार हर जगह जाकर ये कह रहे हैं, आज बंगाल में भी उन्होंने ये बोला कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है, वो कभी भी उसको रीस्टार्ट किया जा सकता है, 3 बार घुस के मारा और फिर से, तो क्या इसमें बिटवीन द लाइंस आप क्या पढ़ते हैं? बिहार का इलेक्शन है, बंगाल का इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, कई और राज्यों में इलेक्शन है, क्या हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें? देखिए, ये पूरी तरह हताशा है। 11 बरस से जो उनकी जिस मुद्दे को लेकर के वो सत्ता में आए थे, एक भी मुद्दे पर उनकी सफलता की कोई स्टोरी नहीं है उनके पास, कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। रोजगार के मोर्चे पर, कूटनीति के मोर्चे पर, डिफेंस के मोर्चे पर, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर, अनएम्प्लॉयमेंट जिस बेतहाशा बढ़ रहा है, बेरोजगारी इतनी खतरनाक मोर्चे पर जा चुकी है कि पहले हिस्ट्री में नहीं हुई ऐसी। और दुनिया की सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे पास है। दुनिया के देशों से आपने रिलेशन खराब कर लिए हैं। अमेरिका बेइज्जत करके हमारे लोगों को यहां लेके आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में ये जो हालात है, वो हालात इतने भयावह हैं कि उसको कवर करने के लिए, उसको ढकने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा तो करना है ना कि जिससे लोगों का ध्यान बटा जा सके। अब ये चूंकि सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा कोई इनके पास दूसरा, तो इन्होंने वो सिंदूर ढूंढ लिया। हिंदू महिलाओं का सिंदूर, बाकी महिलाएं तो इस्तेमाल नहीं करती, तो हिंदू महिलाओं का जो सिंदूर है, उस सिंदूर को लेकर के आप घर घर में फैलाएंगे और उससे और कोई कहेगा कि आप सिंदूर कर, वो कहेंगे आप देशद्रोही हैं। इनका जो तकिया कलाम है यही है, ये इस तरह से तोड़ करते हैं। और मुझे लग रहा है कि अपोजिशन को इनके खतरनाक मंसूबों का जम करके जवाब देना चाहिए। और अपोजिशन तभी दे सकता है, अपोजिशन यूनाइट हो और इनकी पूरी पॉलिटिक्स को राज्य वाइज, जिला वाइज, गांव वाइज, मोहल्ला वाइज, हाउसिंग सोसाइटी वाइज, जहां जहां इनके सपोर्ट बेस है, जहां वहां इनकी जो जड़ें हैं उन पर अटैक करना, प्रहार करना, उनकी विचारधारा का विरोध करना। और ये जो कैंपेन, जो इनके, ये छोटा मोटा काम नहीं है इनके कैंपेन को ध्वस्त करना। तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ी चुनौती है अपोजिशन के लिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मैडम। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है और कहीं ना कहीं प्रतिनिधि मंडल में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाकर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो विपक्ष है उसको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूर कोशिश की है और डिस्ट्रैक्ट हुआ भी है। लेकिन सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है जब जवाब मिला ही नहीं है तो अब भी क्या जवाब मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ जवाब यही मिलेगा कि देशद्रोही है कांग्रेस, पाकिस्तान परस्त है, और यही तमाम चीजें कही जाएंगी और पुराने तमाम प्रधानमंत्रियों को कोसा जाएगा। यही हमें देखने के लिए भी मिला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, उमाकांत जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।